तो हमारे YouTube चैनल में आज हम बात करने वाले हैं हिंदी और मैथ के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। यहाँ पे दिए गए हैं, दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा विकल्प होगा? श्रवण कुमार की कहानी मर्म को छूने वाली है, तो मर्म को छूने वाली की जगह पर क्या शब्द रखा जाएगा? तो यहाँ पे 76 में हो जाएगा मर्म स्पर्शी। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा मर्म स्पर्शी। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, मतलब अनेक वर्डों के लिए एक वर्ड। तो अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर प्रश्न में क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कवित्री किस प्रकार लिखा जाता है? तो कवित्री ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। कवित्री इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अर्वाचीन का विलोम चुनिए। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन। नवीन केरा मतलब होता है, तो ये हो जाएगा पुरातन हो जाएगा। कठिन केरा हो जाएगा सरल हो जाएगा। आधुनिक केरा हो जाएगा आधुनिक केरा मतलब पुराना हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर में क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात किए जिसमें कोई त्रुटि है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिक होने का साथ साथ भाव प्रवण साहित्यकार भी थे। तो यहाँ होने के साथ साथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है राजनीतिक होने के साथ साथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? का, के, की या को? तो यहाँ तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या भरेंगे? का। प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 81 नंबर है, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। तो 81 में क्या हो जाएगा? जिसके आने की तिथि मालूम ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं, अतिथि। तो अतिथि कहते हैं। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? मेहमान, पहुना, आगंतुक। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अतिथि। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह मेरे पास नहीं आ सका। उसे बुखार था, तो क्या था? तो 82 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह मेरे पास नहीं आ सका क्योंकि। यहाँ पे क्योंकि भर दें तो हमारा सेंटेंस जो है राइट आंसर हो जाएगा। वह मेरे पास नहीं आ सका क्योंकि उसे बुखार था, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राधा वीणा बजा रहा है या रही है? तो यहाँ पे हो जाएगा राधा। राधा जो कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? रही भरा जाएगा, रही। तो राधा वीणा बजा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो कौन सा है? यहाँ पे देखिए, वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो यहाँ 84 में क्या हो जाएगा? एक अच्छा शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे जो है यह ऑप्शन गलत है, यहाँ पे त्रुटि दी है। इसके स्थान पर एक अच्छी शासन व्यवस्था, यहाँ पे अच्छी हो जाना चाहिए था, अच्छी शासन व्यवस्था। राइट आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे गद्यांश है, तो गद्यांश को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, दीपावली को कई लोग घरों में क्या करते हैं? दीपावली को कई लोग घरों में बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रंगोली। रंगोली बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। और अगला पढ़िए, इस दिन सब लोग सगे संबंधियों को देते हैं, क्या देते हैं? तो दूसरे में देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इस दिन सभी लोग सगे संबंधियों को उपहार देते हैं, उपहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बन रहा है।
बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं, इस दिन घरों में तरह तरह के बनते हैं। तो क्या बनते हैं? तो तरह तरह के पकवान, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पकवान। तरह तरह के पकवान बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रात को सब लोग लक्ष्मी पूजन करके पटाखे तो अगला क्या भरा जाएगा? एक सेकेंड, अगला क्या भरा जाएगा? पटाखे जलाते हैं। जलाते हैं तो जलाते कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पटाखे दौड़ाते तो होंगे नहीं, गिराते भी नहीं होंगे, चलाते भी नहीं, क्योंकि पटाखों को जलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहीं पर पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न पढ़ेंगे। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 114 के लिए, 114 के लिए क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे पूजन करके पटाखे जलाते हैं, इस दिन घर। अगला देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, इस दिन घर। दीपक, यहाँ पे दीपक जो है राइट आंसर हो जाएगा दीपक। अगला तो दीपक भरकर देखिए यहाँ पे, इस दिन घर दीपक से रोशन किए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दीपक। इस प्रकार से ये गद्यांश सवाल होता है। तो ये गद्यांश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, चैन की बंसी बजाना। 90 नंबर प्रश्न में क्या है? चैन की बंसी बजाना मतलब होता है, 90 नंबर में क्या है? चैन की बंसी का बजाना है मौज करना। ऑप्शन नंबर पहला मौज करना राइट आंसर हो जाएगा। जैसे सुमित ने अपने कंपनी का इंश्योरेंस करवा दिया, अब वह चैन की बंसी बजा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मौज करना। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा पीडीएफ ब्लर हो गई तो उसके लिए सॉरी, अगले में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, आपको सुनाई तो देता ही होगा। यहाँ पे शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बंधु, ईर्ष्यालु या शार्दुल या रिपु। तो यहाँ पे शार्दुल किसका होता है? शार्दुल होता है शेर का। यहाँ पे शेर का होता है शार्दुल। बंधु होता है सगे संबंधी, कह रहा सगे संबंधी। ईर्ष्याल कह रहा मतलब होता है जो ईर्ष्या करता है। रिपु, यहाँ पे रिपु सही है। रिपु जो होता है दुश्मन होता है, शत्रु होता है, अमित्री होता है, बैरी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ देता हूँ। आगे होने वाला, आगे होने वाला 92 में आगे होने वाले के लिए क्या शब्द होगा? उसी समय या अतीत या तत्काल या भावी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आगे होने वाला अर्थात भविष्य में होने वाला के लिए भावी शब्द राइट आंसर होगा। अतीत मतलब जो हो बीता हुआ, अतीत बीता हुआ। उसी समय मतलब प्रेजेंट टाइम, और तत्काल का मतलब होता है तुरंत। तो राइट आंसर हो जाएगा भावी। अगला प्रश्न देखिए, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ मतलब होता है जो एहसान मानने। अब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ। जो एहसान नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पे कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। त्यागी का हो जाएगा भोगी। प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल। अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर में देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अद्वितीय किस प्रकार लिखा जाएगा? अद्वितीय किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है सही है। देखिए अद्वितीय, अद्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बाकी सभी गलत लिखे गए हैं। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे दोनों छोटी की मात्रा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे दोनों बड़ी की मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताइए। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा 95 में? तो ये देव वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब देव वृक्ष। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। हरि किसका है? तो ये हो जाएगा विष्णु का। और यहाँ पे तरु जो होता है, तरु किसका है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। पेड़ हो गया, अब ये पौधे हो गए, तो ये पेड़ पौधे वगैरह, पादप होगा, विटप, ये हो गए। तो आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 96 में दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आदमी वहीं तक जाता है जहां तक जाने की उसमें क्षमता हो।
तो यहाँ पे 96 नंबर में पढ़िए, आदमी वहां तक जाता है जहां तक जाने की उसमें क्षमता हो। तो यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा, वहां तक जाने के स्थान पर वहां तक जाने की का प्रयोग करना चाहिए। वहां तक जाने की के स्थान पर जहां तक जाने की का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये वहां की जगह पर यहाँ पे वही है, तो यहाँ पे जहां वहां जहां होना चाहिए था, तो यहाँ पे हो जाएगा जहां तक। तो यहाँ पे जहां तक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तप करने वाला किसी की निंदा नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होगा, 97 नंबर में तप करने वाला के लिए क्या एक शब्द आएगा, तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा तपस्वी। तपस्वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दिए गए विकल्प में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें शक्ति के अनुसार गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो शक्ति के अनुसार मतलब यथा शक्ति होगा कि यथा योग या यथा भक्ति यथा संपत्ति, तो यथा शक्ति यहाँ पे राइट आंसर होगा यथा शक्ति। अगला है देखिए, अगला प्रश्न है, लहू का घूंट पीकर रह जाना। लहू का घूंट पीकर रह जाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोध करना, डर जाना, अपमान सहन कर लेना, क्रोध शांत होना। तो यहाँ पे हो जाएगा लहू का घूंट पीकर रह जाना मतलब अपमान सहन कर लेना। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो है, और हिंदी का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मैं कल दिल्ली गया था, 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 100 नंबर प्रश्न में देखिए। तो यहाँ पे अगर जो हम और भर दें, और भर दें, तो यहाँ पे पढ़िए, मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा, मतलब भविष्य के लिए है। तो यहाँ पे अगर जो भरना भर देंगे तो 2 दिन बाद कलकत्ता, ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे और राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर और होगा। तो ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आते हैं गणित के प्रश्नों के तरफ। तो ये रहे आपके सामने। तो देखिए गणित में क्या है, यहाँ पे देखिए, ये प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे पहले देखिए ब्रैकेट है, बोर्ड मास को आपको नियम पता ही होगा। सब पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 45 गुणे 11 कितना होता है, 11 × 5 = 55, हाथ सिलाए 5, 11 × 4 = 44 और 5 × 49। 49 को आप भाग करिए 3 से, जो आए वही आपका आंसर है। तो 3 से इसको काटिए, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15। तो 165 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, x अनुपात y = 2:3 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो x का मान हमारे पास कितना है, 2, y का मान कितना है, 3 है। यहाँ से पता चल गया हमको। तो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो 3 × x कितना है, 2 है, प्लस 2 × y कितना है, 3 है। ये 3 है, तो यहाँ पे बटे में हम रख लेते हैं क्या है, 9 × x, 9 यानी 9 × 2 हो जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा, प्लस 5 × 3, 5 × 3। अब इसको हल कर लेते हैं। 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो ऊपर हो जाएगा 12, बटे में कितना होगा, 9 दूनी 18 और 5 3 15। 18 और 15 कितना हो जाएगा, 18 और 15 हो जाएगा 33, 33 हो जाएगा, 33। आप इसको काट लेते हैं, 3 × 12 और 3 से इसको काट लेते हैं, तो 4/11, 4/11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे तरीके से आराम से, क्योंकि यहाँ पे x का भी मान दिया है और y का भी मान दिया है, तो यहाँ पे सब हल कर लीजिए, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या है, a तथा b की आयु 5:3 के अनुपात में है। तो a तथा b की आयु 5:3 के अनुपात में है।
तो ए बी सी के व्यय का अनुपात 8:5:2 है, 8:5:2 में है। तो यदि सी का व्यय 2000 तथा सी की बचत ₹700 है तो ए की बचत कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए कि क्या क्या दिया गया है। ए बी की आय क्रमशः कितनी है, ए बी की आय क्रमशः है 5x, हम x मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 3x हो जाएगा, तथा ए बी सी के व्यय या है ये है इनकम है। तो अब एक्सपेंडिचर हम निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है 8y, ये इसको x से हम मान लेते हैं और इसको y से हम मान लेंगे अभी। तो ये हो जाएगा 8y 5y, ये 5y हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2y। तो ये व्यय का अनुपात है। तो यहाँ पे दिया गया है सी का व्यय 2000 है तो 2y, यहाँ पे देखिए सी का y ये दिया है तो 2y बराबर कितना है हमारे पास 2000 है। तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा 1000, y का मान आ जाएगा 1000 y का मान 1000 आ गया। अब यहाँ देखो दिया गया है ए बी सी के व्यय क्रमशः 8000, 5000 और 2000। y बराबर अगर 1 बराबर 1000 तो यहाँ पे हम 8000 हो जाएगा, यहाँ पे 5000 हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा। तो b की बचत कितनी है 700 है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, व्यय हो जाएगी एक की हो जाएगी 8000, बी की हो जाएगी 5000, अब ये हो जाएगी सी की 2000। अब यहाँ पे देखिए क्या बी की बचत कितनी है, बी की बचत जो है 700 है। तो बी की बचत हम करते हैं 700। अब इनका जो आय कितनी है 3x, यहाँ पे देखिए तो 3x माइनस बी की बचत जो है 700, 3x माइनस 5000 बराबर 700, 5000 बराबर 700। एक सेकेंड, इसके बराबर 700 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर आ जाएगा 1900, x बराबर 1900 आ जाएगा। तो अब a की बचत निकालना है, तो a की बचत कैसे निकालेंगे, a की बचत हो जाएगा 5x, क्योंकि यहाँ से लीजिए ये आय है तो बचत यहाँ पे देखिए वे है, तो यहाँ 5x माइनस 8y, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे x का मान कितना हमारे पास आया 1900, तो 1900 से इसकी गुणा करा देंगे 1900 और माइनस 8 कर देंगे। अब गुणे y का मान कितना है 1000, इसकी गुणा 1000 से करा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 पंचे 95, यानी कि यहाँ पे देखिए थोड़ी जगह कम है तो ऊपर यहाँ बता देते हैं 19 पंचे 95 यानी 9500। 9500 में से हम निकाल देंगे 8000, 8 गुणे 1000 तो 8000 आप निकाल दीजिए। तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 यानी 1500। तो यहाँ पे 1500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1500 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये इनकम दिया है, ये खर्च दिया है, और सी का व्यय दिया है 2000, तो बी की बचत और ए की बचत पूछा गया है। तो कुछ नहीं है, आपके साथ वो अनुपात में खेल रहा है, आप भी उसके साथ अनुपात में खेलिए। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। या तो यहाँ पे देखिए क्या है, यदि किसी ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है तो छूट दी जाती है उसमें इसे 39 रुपये में खरीदा, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए 39 रुपये में खरीदा और 2.5% की छूट दी जाती है। 2.5% मतलब होता है 2.5%, ये होगा 2.5%। तो विक्रय मूल्य हम निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य और गुणे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस छूट, माइनस जो होती है डिस्काउंट माइनस डी, यहाँ पे माइनस डी डिस्काउंट और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हैं। ये फिर देखिए क्या है, ये विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, विक्रय मूल्य हमारे पास 39 रुपये में खरीदा,
और तो ये हो जाएगा 39 रुपये में ख़रीदा। और क्या कह रहा है, तो इसको हल कर लेते हैं। एक्स हो जाएगा और 100 माइनस छूट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 2.5, 2.5 बटे हो जाएगा 2.5, एक सेकेंड, किनारे मार्कर नहीं, 2.5 बटे हो जाएगा 100। आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हल करते हैं, देखिए x बराबर हो जाएगा 39 गुणे 100, 39 गुणे 100 हो जाएगा। और बटे कितना आ जाएगा, बटे आ जाएगा आपका 97.5, 97.5, 97.5। कैसे, यहाँ पे देखिए 100 में से 2.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 97.5। अब ये 39 है, 39 गुणे 100, इसके ये गुणे हो जाएगा, इसके बटे में ये आ जाएगा, तभी तो ये x का मान निकलेगा। अब इसको हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 40 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 100 में से अगर जो हम 2.5% निकाल लेंगे तो 97.5 बचेगा। और ये 39 जो है विक्रय मूल्य खरीदा, यहाँ पे लिखा देखिए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हो जाए 39 गुणे 100, 39 गुणे 100 बटे 97.5, 97.5। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा 40 आंसर आ जाएगा। अब हम आपको फार्मूला भी बता दिए, सब चीज़ बता दिए, तो राइट आंसर 40 आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दो अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 30 है। दो अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 30 है। और क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो दो अलग अलग संख्याएं जैसे हैं, तो दो संख्याओं का मासापा उन संख्याओं के लासापा का विभाज्य करता है। मतलब मासापा HCF और मतलब एलसीएम को विभाज्य करता है। एलसीएम को वो विभाज्य करता है, कौन, उसका HCF जो होगा उसका विभाज्य करेगा। अगर जो विकल्पों में 15, 6, 10 दिए गए एलसीएम को विभाज्य करता है, जबकि 12 एलसीएम को विभाज्य नहीं करता था। अभिष्ट संख्या 12, क्योंकि ये जो 30 है, 30 लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दिया है, तो 30 को कौन सा ऑप्शन जो है विभाज्य करेगा, 10 भी करेगा, 6 भी करेगा, 15 भी करेगा, लेकिन जो है 12 विभाज्य नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 22 ऑप्शन है, ऑप्शन के द्वारा आप लगाना सीखिए, बहुत ही कम समय में आपका आंसर आपके सामने होगा। वैसे आप दो संख्याएं मानेंगे, एक्स और वाई मानेंगे, फिर उनका कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए ना, एलसीएम और HCF, मतलब एलसीएम, कोई भी एलसीएम होगा उसका HCF एक गुणनखंड होगा, ऐसे समझिए। तो आप अगर जो 30 एलसीएम है तो आप यहाँ पे देखिए 15 भी 30 से कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है, लेकिन 12 से 30 नहीं कट रहा है पूरा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 12 ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्मिथ 10, 12, 15 और 20 किलोमीटर घंटा चाल से एक वर्ग के चारों भुजाओं को तय करता है। स्मिथ की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, एवरेज स्पीड, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस TD अपान कुल समय टोटल टाइम TT हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10, 12, 15 और 20, 10, 12, 15 और 20, तो यहाँ पे कितने हैं, चार भुजाएं हैं, तो हम यहाँ पे 4x कर लेंगे। 4 भुजाएं होती हैं वर्ग, जैसे ये वर्ग बना है, ठीक, इसकी ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x, तो 4x हो जाएगा। बटे में क्या कह रहा है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये स्पीड है तो स्पीड का रेशियो टाइम से रेशियो का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा x/10 प्लस x/12 x/12
प्लस x/15 प्लस x/20 20। अब इसको आप हल कर लेंगे तो यहाँ पे अगर जो हम एलसीएम लेंगे 12, 15, 20 और 10, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना एलसीएम आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 180। एक सेकेंड, ये हो जाएगा 180। अब ये बचे कितना है? 18। अब इनका सबका हम जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इनको सबको अगर जो हम जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 54 54x और बटे में कितना आ जाएगा? ये ऊपर तो 4x है ही, तब इसको आप हल कर लीजिए। तो 4x गुणे 180, 4x गुणे 180 बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 54x। x से x काट दीजिए। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, नहीं 2 से काटिए, 2 से 2 दूनी 4 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 227 आ जाएगा। अब इसको 3 से काटिए, 3 9 27, तो ये 3 6 18 60 हो जाएगा। तो 60 दूनी 120/9, 120/9 एक सेकेंड 120/9 इसको आप हल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 13.1 आप सब क्यों? अब इसको आप और भी हल कर सकते हैं। 3 3 9 3 चौको 12, 40/3 40/3 को आप हल करिएंगे तो ये आ जाएगा 13 से ही 1/3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, यदि 10 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। एक सेकेंड, यदि 10 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो उस काम का कितना भाग एक आदमी एक दिन में कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। मैन कितना दिया है? m बराबर कितना दिया है? m बराबर दिया है 10 दिया है, ठीक। और दिन कितना दिया है? तो m1 कर लेंगे, इसको d1 कर लेंगे। ये भी कितना दिया है? तो एक काम 10 दिन, यानी 10 दिन हो जाएगा। और क्या दिया है? m2 बराबर कितना दिया है? m2 बराबर दिया है 1। तो कह रहा है एक आदमी एक दिन में, तो d2 कितना हो जाएगा? d2 हो जाएगा 1। तो अब निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? तो ये अच्छा W1 वर्ग निकालना है, W निकालना है, W और W1 तो 1 हो जाएगा। ये एक काम है तो यहाँ पे W1 हो जाएगा 1 और W2 बराबर क्वेश्चन मार्क, W2 निकालना है हमको, वर्ग 2 निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आप फार्मूला क्या होता है? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। अब यहाँ पे सब आप मान रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 10 गुणे 10 बटे W कितना है? 1 हो जाएगा बराबर 1 गुणे 1, यानी कि 1 गुणे 1 बटे W2। आप इसको हल कर लीजिए तो यहाँ पे क्या है? W2 बराबर 100, यानी 1/100 W2 एक सेकेंड, W2 बराबर हो जाएगा 1/100। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक आदमी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। 10 आदमी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को एक आदमी एक दिनों में कितना काम कर सकते हैं? तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा W2 बराबर हो जाएगा 1/100। 1/100 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनकी उम्र का अनुपात 3 5 7 है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु को कितनी है? तो यहाँ पे देखिए 3 व्यक्तियों की आयु क्रमशः कितनी हो जाएगी? 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। तथा उनकी उम्र का अनुपात कितना है? 3 5 और 7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5x + 7x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रश्नानुसार क्या कहा गया? 3 व्यक्ति की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनकी उम्र का अनुपात इतना है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? तो यहाँ पे इनको सबको जोड़ लीजिए, बटे हो जाएगा
3 हो जाएगा, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं तो बटे में 3 हो जाएगा। अब इसके बराबर में क्या आएगा, इसके बराबर में इनकी आयु दिया गया है 30 वर्ष, तो ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 30 3 90 हो जाएगा, 90 बराबर हो जाएगा 5 3 8 और 7 15, 15 एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 6, एक्स बराबर 6। तो सबसे बड़ा आदमी क्या है, सबसे बड़ा आदमी क्या है 7x, यानी 7x, 7x है तो 7 गुणे 6 बराबर 42। यहाँ पे 42, 42 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 42, 42 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 42। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है तो 3 गुणे 30 कर लीजिए, बराबर हो जाएगा ये 30 3 90 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, 7 5 12 3 15, तो यहाँ बटे 15 कर लीजिए, बराबर आ गया 6। अब कह रहा है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 7 है, तो 7 की गुणा 6 में, 7 की गुणा 6 में करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42, 42 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो किसी भी प्रकार से लगाइए, आपका आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या का एक बेलन पिघलाया जाता है और एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी है, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार की एक त्रिज्या का बेलन पिघलाया जाता है। तो मतलब पिघलाकर गोला बनाया गया तो ना, तो इनका आयतन जो होगा, आयतन तो इसका बराबर होगा, लेकिन तो यहाँ पे आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। इसको बराबर कर दीजिए, किसके बराबर कर दीजिए, गोले का आयतन के बराबर। गोले का मतलब 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर क्यूब, आर क्यूब कर दीजिए। तो अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, क्या, और यहाँ पे देखिए आर, आर यहाँ पे कितना दिया है, आधार की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो इसका गुणा 4 से करा दीजिए, बराबर। इसके बराबर में क्या है, एक गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ बचा क्या 4/3, और यहाँ पे बचा क्या आर क्यूब, यहाँ पे आर क्यूब, आर क्यूब बचा ना। तो 4 से ये 4 काट दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 9, 9 आ जाएगा 9, और यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे बचा क्या, आर क्यूब बचा, ये 9 आ गया। अब यहाँ पे गुणा ये जो 3 है, अब इसी के साइड लगा दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा बराबर में आर क्यूब, तो 9 3 27, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3, आर बराबर 3। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोले की आयतन की त्रिज्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी जो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है बेलन का आयतन लगाएंगे और फिर उसके बाद बराबर कर देंगे गोले का आयतन, और फिर उसके बराबर बेलन की आयतन की जो यहाँ पे दिया गया है, त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई 4 सेंटीमीटर। इसको आप सूत्र में रख देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक कॉलोनी में 5 परिवारों में एक बच्चा है, 7 परिवारों में 2 बच्चे हैं, 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं और 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या का बहुलक क्या है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे फैमिली, फैमिली, और एक तरफ लिखेंगे चाइल्ड, यानी बच्चे, चाइल्ड लिखेंगे। तो फैमिली मतलब 5 परिवारों में एक बच्चा है, तो यहाँ पे 5 परिवारों में एक बच्चा हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला क्या है, 7 परिवारों में 2 बच्चे हैं, तो 7 परिवारों में 2 बच्चे हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है, 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं, 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं। फिर क्या कह रहा है, 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं, 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं। तो क्या कह रहा है, बच्चों की संख्या का बहुलक क्या है। तो बच्चों की संख्या का बहुलक क्या है, 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं, तो 8 परिवारों, यहाँ पे जो बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा। तो 5 परिवारों में देखिए एक बच्चा है, तो यहाँ पे बहुत कम होगा। 7 परिवारों में 2 बच्चे हैं, 8 परिवारों में 3 बच्चे होंगे,
लेकिन अब यहाँ पे 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा? 8 परिवार का अगर जो हम 3 से अगर गुणा कराते हैं, तो अगर सबका हम गुणा करा देंगे 5 एकन, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर में 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 तरीक 24 हो जाएगा, और 4 यहाँ 12। तो सबसे ज़्यादा कौन है? तो 24 वाला है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 8 के सामने वाला 3 बच्चे, यानी कि बच्चों की संख्या का बहुलक जो है 3 हो जाएगा। राइट आंसर 3 हो जाएगा। 8 मत कर देना, क्योंकि 8 परिवार हैं, यहाँ बच्चों की संख्या का बहुलक पूछा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। रेखा लीजा को एक डीवीडी प्लेयर 15% लाभ पर बेचती है। रेखा लीजा को एक डीवीडी प्लेयर 15% लाभ पर बेचती है तथा लीजा उसे मेघा को 25% लाभ पर बेचती है। यदि मेघा उसके लिए 28.75 का भुगतान करते हैं तो रेखा के लिए क्रय मूल्य क्या था? रेखा लीजा को एक डीवीडी प्लेयर 15% लाभ पर बेचती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर जो हम इसको मानते हैं तो लीजा को एक डीवीडी प्लेयर 15% लाभ पर बेचती है, तो ये अगर जो हमें 100 पहले था, इसका वास्तविक मूल्य 100 था, फिर हो जाएगा इसका हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब ये लाभ पर बेचती प्रतिशत है, तो इसको हम 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्रतिशत? 1.15 पॉइंट कितना बड़ा लगा, 1.15x। फिर क्या कह रहा है? रेखा के लिए विक्रय मूल्य लीजा के विक्रय मूल्य का, तो 1.15 हो जाएगा। रेखा में मेघा को 25% लाभ पर बेचती है, तो 25% लाभ पर बेचती है तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 125/100, 125/100, 125/100। अब क्या लाभ है, तो किस पर लाभ मिलेगा? किस पर लाभ मिलेगा? तो ये जो है इसका इस पर लाभ मिलेगा ना, 1 गुणे 1.15 1.15 पर लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे आप हल कर लीजिए। इसके बराबर कितना है? पे कितना किया है? 28.75 रुपये इसने दिया है। अब इसको आप जब हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 125, ये जो 2 अंक, ये 100 है, 100 से 125 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 1.25 गुणे 1.15, 1.25 गुणे 1.15, 1.25 गुणे 25 गुणे 1.15 और रकम कितनी है? रकम थी यहाँ पे 2875। अब इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? अब गुणा मत कराओ, यहीं से काट लो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2000। आप हल कर लीजिए आराम से, यहाँ पे 2000 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पहले 15% लाभ पर बेचा, फिर 115% हो गया, 115 हो गया, 115 का फिर 25% लाभ पर बेचा, तो जो कि आएगा 125 है। यहाँ की 28.75 का इसने अगर जो मूल्य चुकाया है, तो इसका वास्तविक मूल्य कितना था? 2000 रुपये था इसका वास्तविक मूल्य। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और ये है आपका अगला प्रश्न। ₹16 प्रति मीटर की दर से 35 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार उद्यान की बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? बाड़ लगाने आप सोच लीजिए, जैसे क्या कह रहा है? वृत्ताकार उद्यान, ये कोई पार्क है, इसके साइड में 25 मीटर त्रिज्या की, ये 25 मीटर त्रिज्या के एक बाड़ यानी कि घेरा लगाना है उसको, तो उसकी लागत कितनी होगी? जो है 25 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो यहाँ पे पहले हम इसकी परिधि निकालेंगे, तो उद्यान की परिधि क्या हो जाएगा? परिधि का सूत्र होता है 2πr
2 पाई आर। तो इसको हल कर लीजिए। 2 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 और क्या हो जाएगा, और ये आर कितना है, आर कितना है 35 मीटर, 35, एक सेकंड, ये 35 मीटर। अब जो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, 22 पंचे 110, 110 दूने 220। तो यहाँ पे पाई 2 पाई आर का मान कितना आ जाएगा 220, 220 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया कितना है 16 रुपये प्रति मीटर। तो इसको गुणा करा देंगे हम 16, इसका गुणा करा दीजिए, आप 16 से गुणा करा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 3520, 3520 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप गुणा कराइए 16 जीरो का जीरो, 16 जीरो का जीरो हो जाएगा, और 16 दूनी 32 का 2 हासिल आया 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो ये 3520 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, एक जैसे ये वृत्ताकार पथ है, इसके साइड में 16 रुपये तो प्रति मीटर की दर से 35 मीटर त्रिज्या। तो ये त्रिज्या जो है इसकी 35 मीटर और ले लीजिए, इसका पाई निकाल दीजिए, ये परिधि निकाल दीजिए 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 35 हो जाएगा। आर का मान कितना है 35 है। अब इसको हल कर लीजिए तो आ जाएगा, आपका आ जाएगा 220 आ जाएगा। फिर 220 जो आया 220 आया, अब उसको आप 16 से गुणा करा दीजिए, 16 से गुणा करा दीजिए तो 3520 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 300 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की चाल कितनी है। तो 300 मीटर की लंबाई की एक ट्रेन है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 300 मीटर बटे टाइम कितना है 15 सेकंड। अब इसको आप काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में तो आपका आंसर दिया नहीं है, तो आप इसको करेंगे क्या, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में आप बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए क्या करेंगे आप, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करेंगे आप 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 तो 18 और चक्कू 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 300 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड हो जाएगी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण हिंदी और मैथ के मिक्स प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।